जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका में भारतीयों की तस्करी। ईडी ने खोला कनाडा के कॉलेजों का राज। दोस्तों, अमेरिका में भारतीयों की बड़ी तस्करी को लेकर खबर आई है। कनाडा के कॉलेज भी इसमें शामिल है। ईडी ने मारे छापे, बड़े प्लानिंग की थी तैयारी। बताएंगे दोस्तों क्या था इनका मंसूबा। तो वहीं दुश्मनों के सामने क्यों हाथ फैला रहा है चाइना। पहले भारत के साथ बातचीत बढ़ाया, अब भारत का दोस्त जापान से भी बढ़ाया दोस्ती का हाथ। दोस्तों वहीं बताएंगे क्रिसमस डे वाले दिन बांग्लादेश में ईसाइयों पर बहुत बड़ा उपद्रवी हमला। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के बाद ईसाई निशाने पर। बताएंगे कैसे उपद्रवियों ने उनके 17 के 17 घर को फूंक डाले हैं। दोस्तों, तो वहीं क्या भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है चाइना। कैसे एआई सक्षम ड्रोनों की तैनाती और तैयारी कर रहा है, वो सारी जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका में भारतीयों की तस्करी को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। जहां ईडी ने खोले हैं कनाडा के कॉलेज के भी राज। दरअसल कनाडा बॉर्डर के जरिए अमेरिका में भारतीय नागरिकों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कर रहा है। इस मामले में कनाडा के कुछ कॉलेज और भारतीय संस्थानों की कथित संलिप्तता बताई जा रही है। ये जांच गुजरात के डिंगुचा गांव के 4 लोगों की मौत के बाद हुई है। दोस्तों, 19 जनवरी 2022 को अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की भयंकर सर्दी की वजह से मौत हो गई थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ईडी ने अहमदाबाद पुलिस की ओर से एफआईआर के बाद इस मामले को अपने दायरे में लिया। पटेल पर अवैध चैनलों का इस्तेमाल करके कनाडा के जरिए भारतीय नागरिकों को अमेरिका में तस्करी करने की साजिश रचने का आरोप है। ये मामला धन शोधन निवारण अधिनियम के आपराधिक प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है। वो कहावत है ना दोस्तों कि आप जाते किसी चीज के लिए हैं पर हो कुछ और जाता है, वही चीज ईडी के साथ हुई है। ईडी को एक नया ही रिपोर्ट हाथ लग गया है दोस्तों की आरोपी ने तस्करी नेटवर्क के तहत कनाडा के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों के प्रवेश में मदद की है। इन लोगों ने कनाडा के स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन किया था, लेकिन कनाडा पहुंचने पर वे संस्थानों में नहीं गए। इसके बजाय वे अवैध रूप से सीमा पार करके अमेरिका में एंट्री कर गए। ईडी ने आरोप लगाया है कि इन कनाडाई कॉलेजों को दी गई फीस लोगों के खातों में वापस भेज दी गई। इसकी वजह से संस्थानों की मिली भगत के बारे में संदेह पैदा होता है। इस रैकेट के जरिए अमेरिका में एंट्री चाहने वाले भारतीय नागरिकों से कथित तौर पर 55 लाख रुपए से 60 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। अपनी जारी जांच में ईडी ने 10 और 19 दिसंबर को मुंबई, नागपुर, गांधीनगर और वडोदरा में 8 जगहों पर तलाशी भी ली थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग की एक खबर सबको चौंका कर रख दिया है। दोस्तों, सब में बड़ी बात तो यह है कि कनाडा के कॉलेज भी इसमें शामिल है, जो कि बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक साबित हो रहे हैं भारतीयों के लिए। वहीं आपको बता दें दुश्मनों के सामने आखिर क्यों हाथ फैला रहा है चाइना। भारत के बाद अब जापान से बढ़ाया दोस्ती का हाथ, क्या रही वजह है बता दे। पूरे दक्षिण एशिया में अपनी सीमा से लगे हर देश से लगातार तनाव बढ़ाने वाले चीन की हेगड़ी अब थोड़ा थमती दिखाई दे रही है। ड्रैगन ने पहले भारत से टकराव मोल ले लिया और लद्दाख की सीमा पर दोनों ओर से सेनाओं का जमावड़ा लगा था, जो हाल ही में एक समझौते के बाद खत्म हो गया। मगर अब चीन ने अपने पड़ोसी जापानी के साथ पींगे बढ़ाना शुरू किया है। ताइवान के साथ चीन का पहले से ही टकराव चल रहा है, जिसको लेकर अमेरिका के साथ भी उसका टकराव चल रहा है। वहीं दक्षिण कोरिया के साथ भी चीन का टकराव है। वही वियतनाम से चीन की तनातनी जग जाहिर ही है। चीन की इकोनॉमी इस वक्त संकट में है। इसको देखते हुए चीन भारत से रिश्ते सुधारने के बाद अब जापान के साथ तनाव कम करने की कोशिश में है। दोस्तों, चीन जापानी समुद्री खाद्य आयात पर प्रतिबंध हटाने की योजना भी बना रहा है। तो वहीं आपको बता दें बांग्लादेश में हिंदुओं के बाद अब ईसाई भी निशाने पर। क्रिसमस वाले दिन उपद्रवियों ने उनके 17 घर को फूंक डाला। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बाद अब ईसाई निशाने पर है। उपद्रवियों ने बंदर बन के लामा में त्रिपुरा समुदाय के 17 घरों को आग के हवाले कर दिया। हमला 25 दिसंबर की सुबह उस वक्त हुआ जब गांव के लोग क्रिसमस के मौके पर पड़ोसी गांव में प्रार्थना करने गए हुए थे। मौका पाकर उपद्रवियों ने अपने मंसूबों का अंजाम दे दिया। इसे ईसाइयों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक टोंगजीरी क्षेत्र के न्यू बेंटचारा पारा गाँव के लोग क्रिसमस मनाने के लिए दूसरे गाँव गए हुए थे, क्योंकि उनके गाँव में कोई चर्च नहीं है। उपद्रवियों को इस बात की जानकारी हो गई और उन्होंने सुबह सुबह धमक कर घरों को आग लगा दी। इस गाँव में सिर्फ 19 घर थे, जिनमें से 17 पूरी तरह नष्ट हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक गांव के लोगों का 15 लाख टका से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इनको जान तक से मारने की धमकियां दी गई हैं। हालत ये है दोस्तों कि ये लोग पुलिस थाने में जाकर के शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका घर से निकलना ही दुश्वार हो चुका है और घर में रहते हैं तो बाहर से घर को ही आग लगा दिया जाता है। अब आप ही बताइए कितनी बुरी स्थिति पैदा कर दी गई है अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश के इन उपद्रवियों द्वारा, जहाँ ये अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक ना तो जी सकते हैं ना सही से मर सकते हैं। अल्पसंख्यकों की जिंदगी नर्क बनाकर रख दिया दोस्तों मोहम्मद यूनुस की सरकार आते ही। एक और उदाहरण आपको बताते हैं दोस्तों, देश को जिन्होंने दिलाई थी आजादी अब उन्हें ही शर्मसार कर रहा है बांग्लादेश, पहना दी जूतों की माला। दरअसल एक वक्त था जब बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान लगाकर देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बांग्लादेश में अन्याय हो रहा है। देश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से देश में अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी निशानियों को खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा देश में अवामी लीग से जुड़े नेताओं की टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं अब बांग्लादेश में एक स्वतंत्रता सेनानी को प्रताड़ित करने की घटना भी सामने आई है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कानू नजर आ रहे हैं, जिन्हें लोग जबरदस्ती जूतों की माला पहनाते दिखाई दे रहे हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चोड्डा ग्राम पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है। वीडियो में 10 से 12 लोगों के एक झुंड ने अब्दुल कानू को घेरे हुए दिखाई दे रहे हैं और जबरदस्ती जूतों की माला पहनाते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा झुंड के लोग उन्हें अपना घर खाली करके इलाके को छोड़ने की धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। वो मना करें उसके बावजूद भी उनको जबरदस्ती जूतों की माला पहनाया जा रहा है। अब आप दोस्तों अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जिनके प्रयास से आज बांग्लादेश है, उनकी इज्जत नहीं कर रही है मोहम्मद यूनुस की सरकार की ये कुछ कट्टरपंथी जनता, तो हिंदुओं का क्या ही हाल होता होगा वहाँ पर दोस्तों बता दें। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में रोहिंग्या आतंकियों को बांटा जा रहा है। पाकिस्तान से आए हुए हथियार उनको ट्रेनिंग तक दी जा रही है। पीछे ISI का हाथ। दरअसल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार रोहिंग्या आतंकवादियों का एक लश्कर तैयार करने में जुटी है। बांग्लादेशी मीडिया में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक बांग्लादेश के कथित शरणार्थी कैंप्स में छिपे रोहिंग्या आतंकियों को हथियार बांटे जा रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचाए गए थे और इन हथियारों की सप्लाई के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। दोस्तों दावा ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान से आए आतंकी कॉक्स बाजार में रोहिंग्या आतंकी संगठन के लिए नए रंग रूटों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। छोटी खेप में ये हथियार रोजाना चटगांव से कॉक्स बाजार सप्लाई किए जा रहे हैं। रोहिंग्या आतंकवादियों के नए लश्कर के जरिए मोहम्मद यूनुस एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। वहीं बता दें, न साइन और न ही सबूत दिखाई दिए शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर। क्या बांग्लादेश ने बोला झूठ, भारत को भेजा क्या फर्जी नोट? बता दें, बांग्लादेश के नेताओं ने दावा किया है कि उसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत को एक नोट भेजा है। इसमें शेख हसीना को तुरंत बांग्लादेश भेजने की मांग की गई है। बांग्लादेश सरकार ने इसका खूब ढोल पीटा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें बांग्लादेश की ओर से एक आग्रह किया गया है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने अब तक इसके आगे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन विदेशी मामलों के एक्सपर्ट ने जो बातें बताई है उससे ये लग रहा है कि बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर झूठी जानकारी दी है। जो दस्तावेज सौंपे गए हैं उन पर ना तो कोई सिग्नेचर है ना ही कोई सबूत है। विदेशी मामलों के जानकार ब्रह्मा चलानी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसमें लिखा है कि बांग्लादेश ने भारत के साथ एक सामान्य अनुरोध किया है। आमतौर पर जो डिप्लोमेटिक नोट होता है उसमें थर्ड पार्टी को संबोधित किया जाता है, लेकिन इसमें ना तो किसी का हस्ताक्षर है और ना ही कोई खास जानकारी है। इससे साफ है कि बांग्लादेश ने अब तक कोई औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध नहीं भेजा है दोस्तों। लेकिन इसी बीच भारत को रिमाइंडर लेटर भेजेगा बांग्लादेश, जैसा दिया है बयान। भारत से बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग के 48 घंटे के भीतर ढाका ने एक और बयान देकर विवाद को तूल दे दिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारत को रिमाइंडर लेटर भेजेगा। ये स्पष्ट करता है कि बांग्लादेश का इरादा विवाद सुलझाने का है ही नहीं, बल्कि इस मुद्दे को बढ़ावा देकर राजनयिक लाभ लेने का है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग ऐसे समय में की गई है दोस्तों जब भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण बने हुए हैं, वो भी अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों को लेकर और भी बहुत सी चीजों को लेकर। वहीं आपको बता दे, पाकिस्तानी आर्मी ने दोस्त के घर में बिछा दी लाशें, महिला बच्चों तक को नहीं छोड़ा, अब भुगतेगा वो अंजाम। जी हां, अफगानिस्तान पर जब तालिबान ने कब्जा किया था तब पाकिस्तान की बाँछें खिल उठी थी। उसे लगा था कि उसका दोस्त अब उसे मिल गया है। सबसे पहले पाकिस्तान का जनरल काबुल पहुंचा, दोस्ती की बातें सामने आई। लेकिन आज जो पाकिस्तान की आर्मी ने किया है वो दहला देने वाला है। पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है जिसमें 46 लोग मारे गए हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं जो पाकिस्तान से भागकर शरण की आस में तालिबान में छिपे बैठे थे। तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने पक्टिका प्रांत के बरमल जिले में 4 स्थानों को निशाना बनाकर हमले किए हैं। इनमें मारे गए सभी लोग शरणार्थी हैं दोस्तों। तो दूसरी ओर इस धोखे को तालिबान ने नोट करते हुए बड़ी पलटवार की तैयारी कर लिया है दोस्तों। सीमा पर भेज दिए हैं भारी टैंक और खतरनाक हथियार, क्योंकि धोखा भी ऐसा दिया पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कि दिन में कर ली बातचीत और रात में अफगानिस्तान में ही कर दिया एयर स्ट्राइक। दरअसल बता दें, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने इस हमले की बदला लेने की धमकी दी है। वहीं इस बीच
अफगानिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी सीमा की ओर टैंक और दूसरे खतरनाक हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है। दोस्तों, माना जा रहा है कि तालिबान सरकार पाकिस्तान पर बड़ा पलटवार करने जा रही है, जो कि पाकिस्तान को दहला कर रख सकती है। वहीं आपको बता दें, मोदी सरकार ने केंद्रीय नौकरशाही में किए बड़े फेरबदल, मणिपुर के मुख्य सचिव को दे दी बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ, केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को किए गए प्रशासनिक फेरबदल के तहत वरिष्ठ नौकरशाह अरुणीश चावला को राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1992 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी चावला फार्मास्यूटिकल सचिव के पद पर थे। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक उन्हें वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा को इस महीने की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किए जाने के बाद राजस्व सचिव का पद खाली हो गया था। वहीं बता दें, क्या भारत को घेरने में जुटा है चाइना तैयार कर रहा AI सक्षम ड्रोन। LAC पर होगा कितना बड़ा खतरा। बता दें, चीन ने अपनी सैन्य ताकतों को और अधिक खतरनाक बनाने के लिए नई रणनीति तैयार की है, जिसमें AI सक्षम हल्के कामिकाज ड्रोन की बड़ी भूमिका होगी। ये कदम न केवल भारत के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है, बल्कि चीन अपने अजीज दोस्त पाकिस्तान के जरिए और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकता है। हाल ही में चीनी सैन्य सूत्रों ने खुलासा किया है कि 2026 तक लगभग 10 लाख ड्रोन तैयार करने का आदेश दिया गया है। चीन की यह रणनीति भारत के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा चिंताओं को और गहरा कर सकती है। वहीं आपको बता दें, गोवा में केलंगूट बीच के पास पर्यटकों से भरी नाव गई पलट। हादसे में एक शख्स की मौत, लेकिन समय रहते 20 लोगों को अन्य को बचा लिया गया। दोस्तों, उत्तरी गोवा में केलंगूट बीच के पास अरब सागर में पर्यटकों से भरी नाव के पलट जाने से एक शख्स की मौत हो जाती है, जबकि इस हादसे में 20 अन्य यात्रियों को बचा लिया जाता है। गोवा पुलिस के अनुसार यह घटना दोपहर करीब 1:30 पर यानी 1:30 बजे हुई, जिसमें एक 54 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, जो बाइडेन ने माफ की मौत की सजा तो गुस्से से लाल हो गए डोनाल्ड ट्रंप। कहा सरकार आते ही सब बदल जाएगा। जी हाँ, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन के एक फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अपना राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने के पहले जो बाइडेन ने सोमवार को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मौत की सजा पा चुके 40 में से 37 अपराधियों की सजा को माफ कर दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के इस फैसले की खूब आलोचना की है। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार में मौत की सजा देने में किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं की जाएगी। उन्होंने बाइडेन के इस फैसले को मूर्खतापूर्ण और पीड़ितों के परिवारों का अपमान करने वाला बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बाइडेन ने देश के सबसे बड़े 40 हत्यारों में से 37 की मौत की सजा को माफ कर दिया। जब आप इन हत्यारों के अपराध के बारे में जानेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि बाइडेन ने ऐसा किया है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। इस फैसले से पीड़ितों के रिश्तेदार और दोस्त और भी ज्यादा दुखी है, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। वहीं बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अमेरिकी समर्थित कुर्दों को दे दी खुली धमकी, कह दिया हथियार डालें या दफन होने को तैयार रहे। जी हाँ, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने सीरिया में लड़ रहे कुर्द लड़ाकों को हथियार डालकर लड़ाई से हट जाने की चेतावनी दी है। तुर्की प्रेसिडेंट ने कुर्द संगठनों को धमकी देते हुए कहा है कि या तो हथियार डाल दे या फिर अपनी मौत के लिए तैयार रहें। एर्दोगन ने अमेरिका के समर्थन से लड़ रहे कुर्द संगठनों को कहा है कि अगर लड़ाई जारी रखोगे तो तुमको सीरिया की जमीन में दफना दिया जाएगा। एर्दोगन की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब सीरिया में बशर असद के तख्ता पलट के बाद तुर्की समर्थित लड़ाकू और अमेरिका समर्थित कुर्दिश लड़ाकों के बीच लगातार झड़पें हुई हैं। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के विशेष मिशनों के लिए दूत रिचर्ड ग्रेनेल ने की अपील, कहा इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए। जी हाँ, अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष मिशनों के लिए दूत रिचर्ड ग्रेनेल ने बुधवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की अपील की। इमरान खान बीते 1 साल से ज्यादा समय से भ्रष्टाचार के आरोप में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। ग्रेनेल ने अमेरिकी समाचार चैनल न्यूज मैक्स से बातचीत में कहा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान इमरान खान जब सत्ता में आए थे तब अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध बेहतर हुए थे। उन्होंने आगे बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के संस्थापक इमरान खान को एक पारंपरिक नेता के बजाय एक बाहर व्यक्ति के रूप में देखा गया था। वहीं बता दें, पक्षी के टकराने से हुआ विमान हादसा या फिर कोई और रही वजह, जांच के लिए गठित हुआ आयोग। दोस्तों, कजाकिस्तान के अक्तो हवाई अड्डे के पास हुए विमान हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई। विमान में कुल 62 यात्री और चालक दल के 5 सदस्य सवार थे। हादसे की शुरुआती जांच में पता चला है कि विमान से पक्षियों के झुंड के टकराने यानी बर्ड स्ट्राइक के कारण पायलट को आपातकालीन लैंडिंग का फैसला लेना पड़ा। इसी कोशिश के दौरान ये हादसा हुआ। दुनिया के तमाम नेताओं ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया। वहीं कजाकिस्तान सरकार ने हादसे की जांच के लिए एक आयोग का भी गठन कर दिया है। ये आयोग इस बात की जांच करेगा कि ये हादसा पक्षियों के टकराने की वजह से हुआ या फिर इसकी कोई और कारण थी। तो किसी रिपोर्ट में 42 लोगों के मारे जाने की भी संख्या निकलकर सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें, इस प्लेन क्रैश में पायलट की बहादुरी ने 32 लोगों की जानें बचा ली। दोस्तों, अपनी जान देकर
जान की बाजी लगाकर यात्रियों की जिंदगी बचाई है। 32 लोगों को बचाया उस पायलट ने, जो कि काबिले तारीफ है। वहीं आपको बता दें, रूसी मिसाइल और ड्रोन अटैक पर जेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा, पुतिन ने जानबूझकर हमले के लिए क्रिसमस का ही दिन चुना। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बुधवार को देश के पावर ग्रिड पर रशिया के मिसाइल और ड्रोन हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर निशाना साधा। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन ने हमला करने के लिए जानबूझकर क्रिसमस का दिन चुना है। रशिया ने क्रिसमस के दिन यूक्रेन के पावर ग्रिड पर 170 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो गया। जेलेंस्की ने हमले को अमानवीय बता दिया। दोस्तों वहीं आपको बता दें, एक और देश पर हमला करने की फिराक में है व्लादिमीर पुतिन। अटैक से पहले ढूंढ लिया बहाना, इसका भी कनेक्शन यूक्रेन से ही जुड़ा है। जी हाँ, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने यूरोपीय देश मोल्दोवा पर ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र में सैन्य अभियान की साजिश रचने का आरोप लगाया है। जानकारों को अंदेशा है कि रशिया जल्द ही कुछ बड़ा कर सकता है। मोल्दोवा यूरोप का एक छोटा सा देश है। पुराने समय में आज का मोल्दोवा रोमन साम्राज्य के अधीन था। वहीं बता दें, जस्टिन ट्रूडो ने बदल दिया एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। कनाडा में नहीं बस पाएंगे भारतीय। जी हाँ, कनाडा ने अपने देश में आने वाले प्रवासियों के लिए एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। इस सिस्टम में बदलाव का सबसे बड़ा असर भारत के उन लोगों पर होने वाला है जो कनाडा को अपना नया आशियाना बनाने की चाहत रखते हैं। कनाडा की सरकार ने साफ कह दिया है कि अब एक्सप्रेस एंट्री की इच्छा रखने वालों को जॉब ऑफर पर मिलने वाले अतिरिक्त पॉइंट नहीं मिलेंगे। इससे नौकरी की तलाश में कनाडा जाने वाले भारतीय नागरिकों पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। कनाडा ने ऐसा क्यों किया है, इसकी वजह अभी साफ नहीं है। कनाडा के इमिग्रेशन, शरणार्थी और नागरिकता मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि सरकार धोखाधड़ी को कम करने के लिए कदम उठा रही है। वहीं बता दें, दिल्ली संसद भवन के पास एक व्यक्ति ने खुद को लगाई आग। गंभीर हालत में RML यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में एक शख्स ने संसद भवन के पास खुद को आग लगा ली। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने आनन फानन में शख्स के ऊपर कपड़ा डाला और आग बुझाई। शख्स को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस शख्स ने आग क्यों लगाई दोस्तों, इसको लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस जांच में लगी हुई है। साथ ही साथ बता दें, अब इस बर्ड को यानी पक्षी को मिला अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा। 240 साल तक का इंतजार, अब जाकर बाइडेन ने दी इसकी मंजूरी। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में हर एक दस्तावेज पर एक पक्षी का प्रतीक दिखता है और उस पक्षी का नाम बाइल्ड ईगल है, जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। लेकिन मंगलवार को इस पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दे दिया गया। पिछले 240 साल से अधिक समय से बाइल्ड ईगल को संयुक्त राज्य अमेरिका में ताकत का प्रतीक माना जाता रहा है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका के सील के रूप में भी किया जाता है। लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद बाइल्ड ईगल को मंगलवार को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब डरेंगे तो मरेंगे की एंट्री महाकुंभ क्षेत्र में जगह जगह लगी होर्डिंग्स। जी हाँ, महाकुंभ मेला क्षेत्र में जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की तस्वीर के साथ डरेंगे तो मरेंगे वाक्य लिखे होर्डिंग्स अनेक स्थानों पर लगाए गए हैं, जो मेला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ लेटे हुए हनुमान मंदिर के पास लगे एक अन्य होर्डिंग में लिखा गया है कि सभी हिंदुओं में एकता हो, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में आखिर ये कैसी छूट है। जी हाँ, दक्षिण पीठ नाणीज धाम के जगतगुरु रामानंदाचार्य की ओर से इस तरह के अनेक होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसकी फोटो यहाँ आ रहे लोग खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रदेश की नौकरशाही में बहुत बड़ी हलचल मचा कर रख दी है। दोस्तों योगी जी ने एक साथ 95 IAS अधिकारी को प्रमोट कर दिया गया है। दोस्तों उनका प्रमोशन कर दिया गया है, 18 बने हैं सचिव। बता दें, प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 95 अफसरों को क्रिसमस के अवसर पर पदोन्नति का तोहफा दे दिया है। आजमगढ़ के मंडलायुक्त मनीष चौहान और खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू सहित 7 IAS अफसरों को सचिव से प्रमुख सचिव पद पर प्रमोशन किया गया है। वहीं लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, कानपुर नगर के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह समेत 38 IAS को जिलाधिकारी एवं विशेष सचिव स्तर से सचिव स्तर में प्रमोशन मिला है। नियुक्त विभाग ने बुधवार को प्रमोशन का आदेश जारी कर दिया है। वहीं बता दें, गिरिराज सिंह की मांग पर छिड़ गया नया विवाद। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार नवीन पटनायक को भारत रत्न मिलना चाहिए। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की मांग की है। इससे पहले JDU ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। JDU का मानना है कि नीतीश कुमार ने बिहार जैसे राज्य को संकट से बाहर निकालने के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं और इसके लिए वो इस सम्मान के हकदार हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। विपक्षी दल RJD ने इस मांग पर हंसी उड़ाई और आश्चर्य जताया कि उन्हें CM नीतीश को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने से कौन रोक रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गिरिराज सिंह की इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। दरअसल बीजेपी के इस दिग्गज नेता को नीतीश कुमार का प्रमुख आलोचक माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनके सुर कुछ बदले नजर आ रहे हैं। दोस्तों वहीं आपको बता दें, महिलाओं को 2100 देने का ऐलान। कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ की धोखाधड़ी
धोखाधड़ी की शिकायत। जी हाँ, दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बुधवार को झूठी योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और यहां संसद मार्ग थाने में एक शिकायत दर्ज की। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने संसद मार्ग थाने में शिकायत देकर के मांग की है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी और लोगों को गुमराह करने के आरोप में FIR दर्ज किया जाए। लाकड़ा ने कहा कि केजरीवाल अपनी झूठी और धोखाधड़ी वाली योजनाओं के माध्यम से दिल्ली के निवासियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरी ओर भाजपा ने केजरीवाल और आतिशी पर महिलाओं बुजुर्गों के साथ राजनीतिक धोखाधड़ी का भी आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर विधानसभा चुनाव से पहले गैर मौजूद योजनाओं का लाभ देने का वादा करके शहर की महिलाओं और बुजुर्गों के साथ राजनीतिक धोखाधड़ी करने का बुधवार को आरोप लगाया। पार्टी ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और आतिशी को योजनाओं की अधिसूचना दिखाने की भी चुनौती दी। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केजरीवाल के पास अभी भी समय है कि वो फर्जी महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं के लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगे। वहीं बता दें, आरजी कर केस को लेकर डॉक्टरों की बड़ी चेतावनी, किया लंबे प्रदर्शन का ऐलान। आखिर अब किस बात पर अड़े हैं ये डॉक्टर्स, बता दें। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए कथित रेप और हत्या के मामले में इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टरों ने लंबे प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। डॉक्टरों के संगठन संयुक्त मंच ने इस सिलसिले में पुलिस से अनुमति मांगी है। JPD यानी ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स के सदस्य तमनाश चौधरी ने कहा कि हमने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर बताया है कि हम 26 दिसंबर के बाद भी अपना प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं बता दें, महाकुंभ में श्रद्धालु कर सकेंगे ऊंटों की सवारी। जैसलमेर से लाए गए 50 ऊंट। जी हाँ, महाकुंभ के शुरू होने में भले ही अभी एक पखवाड़े से अधिक का समय बाकी है, लेकिन संगम समेत गंगा और यमुना के तटों पर अभी से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। छुट्टी के दिन यहाँ श्रद्धालु बड़ी तादाद में अपने परिवार समेत संगम स्नान का पुण्य कमा रहे हैं। वहीं महाकुंभ के कारण घाट पर मौजूद सुविधाओं ने उन्हें पिकनिक मनाने का भी अवसर दे दिया। इसी क्रम में श्रद्धालु किला घाट से संगम नोज तक ऊंटों की सवारी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान के जैसलमेर से आए ये ऊंट इस समय श्रद्धालुओं खासकर बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं बता दें, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं अंडर वाटर ड्रोन्स। उनकी सुरक्षा के लिए ये करेगा काम। जी हाँ, इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि ये अंधेरे में भी लक्ष्य पर सटीक नजर रखने में कारगर है। वहीं बता दें, सरकार ने किया ऐलान, PM मोदी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को देंगे संपत्ति का अधिकार। जी हाँ, सरकार ने ग्रामीण भारत में संपत्तियों को वैध बनाने और उन्हें आर्थिक विकास का आधार बनाने के लिए स्वामित्व योजना के तहत 2 करोड़ 19 लाख संपत्ति कार्ड बांटने का लक्ष्य रखा है। ये योजना मार्च 2026 तक पूरी होगी। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने बताया कि ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी संपत्ति के अधिकार देने और इसे बैंक से कर्ज लेने के लिए उपयोगी बनाने में मदद करेगी। जी हाँ, वहीं बता दें, ये थी अभी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा दोस्तों। वहीं इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।